नमस्कार साथियों। एक पुरानी कहावत है, एक पुराना वक्तव्य है कि देरी होने से असंतोष बढ़ता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिदृश्य बनकर उभरा है उसके संदर्भ में बिल्कुल यही बात कही जा सकती है। अब देखिए कि 23 नवंबर को चुनावों के परिणाम आ गए। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, बीजेपी को आशातीत सफलता यानी 132-133 सीटें अपने दम पर मिली हैं और बाकी साथियों को शिंदे को 57 सीटें, 40 सीटें अजित पवार की पार्टी को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है, या कहें कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। और यही आशंकाओं को, चर्चाओं को, अफवाहों को बढ़ावा दे रही है। गुरुवार को दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई अमित शाह से। उसके बाद दोनों महाराष्ट्र लौट गए। हालांकि बीजेपी पर सहमति का या दूसरे दलों का इतना दबाव नहीं है इस बार, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर लगभग बहुमत की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। तो यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में ही एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब वे 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर 2022 से 2024 तक उप मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल, और इसमें जिस तरह का उन्होंने संगठन कौशल दिखाया, जिस तरह की राजनीतिक कुशलता दिखाई और जिस तरह से अपनी एक छवि उन्होंने बनाई है, इससे यह माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर तेजी से उनका कद बढ़ा है। और ऐसे में बीजेपी का ही एक धड़ा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ और संभवतः केंद्रीय नेतृत्व का भी एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, हालांकि देरी जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी गलती करेगी। जो गलती वह बिहार में करती आ रही है नीतीश कुमार को अपने दम पर आगे बढ़ाने की, या जो गलती झारखंड में बीजेपी ने की जब बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को हटा करके अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर जब मौका आया तो अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री न बनाकर रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि यह बात जरूर है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय भी किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। और यही वजह है कि आप देखिए कि किस तरह से रघुवर दास ने 5 साल शासन तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद बीजेपी की क्या स्थिति हो गई। सरजू राय जैसे नेता बागी हो गए, भाजपा वहां सत्ता से बाहर हो गई, और लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में 2024 में भी बीजेपी झारखंड में हार गई। और यह सब इस वजह से हुआ कि अपने बने बनाए राजनीतिक नेतृत्व को बीजेपी ने वहां हाशिए पर डाल दिया। और उनमें पहला नाम बाबूलाल मरांडी का है, जो एक कद्दावर नेता हुआ करते थे उस दौर में। और 2000 में जब पहली बार विधानसभा का गठन हुआ तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, और वे आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अच्छे खासे लोकप्रिय थे। लेकिन सिर्फ 3 सालों के बाद ही उनको हटाकर अर्जुन मुंडा को बना दिया गया। हालांकि अर्जुन मुंडा भी आदिवासी थे, वह भी एक हद तक लोकप्रिय थे। अब उसके बाद यह हुआ कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बना ली, फिर उनकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, और एक लंबा समय 2006 से 2020 तक वे बीजेपी से अलग रहे। बाद में अब जाकर के 2020 में 4 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया। लेकिन आप यह देखें कि जो एक किसी व्यक्ति की जो धार होती है, उसको जब आप कुंद कर देते हैं तो फिर उससे उस प्रदर्शन की, उस सफलता की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और यही झारखंड में बीजेपी के साथ हुआ कि उसने अपने मजबूत नेतृत्व को धराशायी कर दिया, हाशिए पर डाल दिया, और जिसकी वजह से आज लगातार दूसरी बार उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और झारखंड के इस पूरे मामले का संदर्भ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ठीक वही गलती महाराष्ट्र में होगी
अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी वही करती है जो उसने बाबूलाल मरांडी के साथ किया या एक हद तक अर्जुन मुंडा के साथ किया, और उसके बाद रघुवर दास जैसे अपेक्षाकृत कमज़ोर नेता को, गैर आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, किस तरह से पार्टी वहाँ कमज़ोर हुई, और लगातार लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, प्रदर्शन लगातार गिरता गया, उससे देखा जा सकता है। अब देखिए वह धड़ा जो शिंदे का इस्तेमाल फडणवीस को बाहर रखने के लिए कर रहा है, वह किस तरह का तर्क दे रहा है, किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि अगर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके अंडर, उसके मातहत दो मराठा उप मुख्यमंत्री रखे गए तो इसका बड़ा गलत मैसेज जाएगा। अब किसी भी राज्य में किसी भी जाति के व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या यह कहना उचित है कि सारी जातियों के खिलाफ या सारी जातियों में एक गलत मैसेज जा रहा है? अब देखिए पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के नारे चले जो कि हिंदुत्व से जोड़ने वाले नारे थे, जो कि सर्व समाज को, सभी जातियों को जोड़ने वाला नारा था। तो चुनाव में आपने बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह का हिंदुत्ववादी नारा दिया, और जब उस नारे पर जीत मिल गई तो वहाँ से बाहर निकल के फिर आप जातियों की बात कर रहे हैं, मराठा, ब्राह्मण और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जिस नारे पर जीत कर आप आए, जिस हिंदुत्ववादी नारे के सहारे आप सत्ता में आ रहे हैं, उसी नारे का एक तरह से विरोध कर रहे हैं या उसी नारे के विरोधाभास में एक तरह से दिख रहे हैं जब आप ब्राह्मण और मराठा की बात करते हैं। दरअसल यह पूरा चुनाव विकास और हिंदुत्व बनाम जातिवाद का था। एक तरफ कांग्रेस जातियों में बांटने की बात कर रही थी, संविधान और आरक्षण के नाम पर जातीय विभाजन को बड़ा करने की, जातीय विभाजन की खाई को चौड़ा करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए विकास और हिंदुत्ववादी नारे के सहारे चल रहे थे। और यह पहला मौका नहीं होगा जब फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2014 में भी वे मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी उनकी जाति वही थी, और 2014 से 2019 तक शासन करने के बाद 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा आगे किया गया था, और उस समय भी बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। और अगर उद्धव ठाकरे अपनी बात से, अपने बयान से, अपने वादे से नहीं मुकरते, जिस गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था उस गठबंधन में बने रहते, तो कायदे से देवेंद्र फडणवीस को 2019 में फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उसके बाद दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि कई मंत्रालयों पर बात फंसी है, उसमें गृह मंत्रालय की भी बात है। आप देखिए कि शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, यह बिल्कुल ठीक बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिंदे नहीं चाहते कि उनकी पार्टी से कोई भी डिप्टी सीएम बने, उनकी पार्टी से कोई भी उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि एक तरह के असुरक्षा बोध से वे ग्रसित हो रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अगर कोई डिप्टी सीएम उनकी पार्टी से उनके अलावा बनता है तो उसका कद फिर पार्टी में बढ़ जाएगा और ऐसे में एक और पावर सेंटर पार्टी में बन जाएगा। तो एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं उन समस्याओं को एक तरह से वे एनडीए पर थोप रहे हैं, उन समस्याओं को वे एनडीए की समस्या बना रहे हैं। शिंदे की पार्टी के कुछ लोग शिंदे की मजबूत रणनीति या उनके किए गए काम या उनकी छवि का हवाला देते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर शिंदे की छवि इतनी ही अच्छी थी या उनके किए गए काम इतने मजबूत थे तो फिर लोकसभा चुनाव में भी अच्छे परिणाम आने चाहिए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव के परिणामों से बिल्कुल उलट था। दरअसल किसी भी पार्टी में इस तरह की खेमेबाजी होती रही है और किसी भी पार्टी में इस तरह की खेमेबाजी होती है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्योंकि राजनीति कई परतों में चलती है। एक पार्टी बनाम पार्टी की राजनीति, दूसरी पार्टी के अंदर कई गुटों की राजनीति। तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोई और धड़ा काम कर रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को यह सोचना होगा कि अगर
देवेंद्र फडणवीस, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिनके चेहरे को आगे करके, कम से कम बीजेपी की तरफ से तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा आगे था, और जिस चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, अगर उसे आप हाशिए पर रखते हैं, अगर उसे आप डिमोरलाइज करते हैं, तो फिर इसका पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। और जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो आपको परिणाम लाकर दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनमें एक तरह का गलत संदेश जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र को बिहार या झारखंड बनाने की गलती बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा, अमित शाह ने एक बार कहा था, कुछ साल पहले जब पहली बार मोदी सरकार आई थी, अमित शाह ने कहा था कि हम 40-50 साल के लिए आए हैं, बीजेपी इस देश में 50 सालों तक राज करेगी। बिल्कुल राज कर सकती है, लेकिन अगर आप अपने ही प्रतिभाशाली लोगों को, अपने ही काम करने वाले लोगों को हाशिए पर डालेंगे, तो यह अवधि बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी, या जो आप 50 वर्षों का सपना देख रहे हैं वह पूरा नहीं हो सकता। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।